गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम पाठ लहासा की ओर पढ़ रहे थे, जिसको लिखने वाले लेखक थे राहुल सांकृत्यायन जी। हमने कल के पाठ में देखा कि लहासा की ओर जो है वो यात्रा वृत्तांत है ना, जहाँ पे लेखक ने नेपाल से तिब्बत जाने के दुर्गम रास्तों का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन किया है। नेपाल तिब्बत मार्ग जो है वो नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। हमने देखा कि वो व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था, है ना। इसलिए वहाँ कई फौजी चौकियाँ और किले वगैरह मिले थे, है ना। वहाँ का सामाजिक जीवन हमने क्या देखा कि यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी वहाँ अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर चला जा सकता है। घर की सास या बहू चाय बना के दे देती है, और नहीं तो आप स्वयं भी जाके बना सकते हैं। यहाँ की चाय की क्या विशेषता है कि यहाँ की चाय जो है सोडा, मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। ये प्रश्न मुख्य प्रश्न है बेटा, जो आप बार बार वहाँ का जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक जीवन है तिब्बत का, है ना, ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, इस पर आप ध्यान दीजिए। फिर देखिए, ठहरने की सही जगह। लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो अपने मित्र के साथ 5 साल लगभग पहले वही जब आए थे घूमने, तो वहाँ पे उस समय वो बहुत ही भद्र वेश में थे, जैसे कोई सज्जन पुरुष होता है, लेकिन वहाँ पर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली थी, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो शाम को छंग पीकर अपने होश हवास जो है वो खो बैठते हैं। इसलिए वो उनका मतलब सोचने की स्थिति जो होती है वो सही नहीं होती है, वो सही नहीं सोच पाते हैं। फिर हमने देखा था डाडा थोंगला का जंगल, जो कम से कम 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है ना, और बहुत ही खतरनाक स्थल है। यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, और यह डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। डाकू जो है पहले व्यक्ति को यहाँ मार देते थे और बाद में उसे लूटते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है ना। चाकू, बंदूक आदि रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती है। लेखक और सुमति को जहाँ भी यहाँ पे ऐसा खतरा लग रहा था तो वो टोपी उतारकर भीख मांगने लग रहे थे। वहाँ पे जब अगले दिन उनको वहाँ पे कहाँ लंगकोर पहुँचना था, दोपहर में वे डांडे पहुँचे थे, तो वहाँ का उन्होंने दृश्य का क्या वर्णन किया। वहाँ दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थी। पहाड़ एकदम नंगे थे, मतलब ना तो घास वास थी, ना ऐसा कुछ बर्फ, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम लग रहा था कि वहाँ सिर्फ मिट्टी है, न बर्फ थी और न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सींगों व रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था, है ना। अब जब लेखक उतराई पर भटका हो गया था, है ना, बिछड़ गए थे वो अपने मित्र से। लेखक जब सुमति उतरने लगे तो घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक सही मार्ग से भटक गए थे और दाएं रास्ते पर जाने के बजाय बाएं रास्ते पर निकल पड़े थे। और आगे जाने पर उनको पता चला कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया है, और वापस आने में उनको 4-5 बज गए थे। सुमति उनका इंतजार कर रहे थे और बहुत गुस्से में थे, है ना। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनका इंतजार करते हुए 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय गर्म की, है ना। बेटा, कंडे उपलों को बोला जाता है। मजबूरी बताने पर वे शांत हुए थे। वहाँ उन्हें खाने के लिए गर्मा गर्म थुक्पा मिला था और चाय सत्तू भी साथ में था, है ना। अगले दिन वो कहाँ थे? एक पहाड़ी पर थे जिसका नाम था तिंगरी समाधि गिरी, है ना। तो यहाँ पे देखो, सुमति के जो यजमान थे वो हर जगह थे और उन्हें गंडे पहुँचाना चाहते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते हैं। गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया था। तो आइए हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम तिंगरे के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू जैसा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक का ऐसा मानना था। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने उनकी बात भी मान ली, स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया किसे कहते हैं? जो वजन ढोता है ना।
लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम हो रही थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। अब 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से, सामने से तो धूप आ रहा है तो ललाट एकदम धूप से जल रहा है, और पीछे का कंधा जो है वो बर्फ हो रहा है ना, ठंडा हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर वो शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जो थी वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो वहाँ मठों, जो विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर उसे बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिनका नाम नमसे था, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि इन लोग इस बार एक भिखारी के वेश में थे, है ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहे लेखक। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी जो है वो 15-15 सेर से कम की नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब जो लेखक थे वो पुस्तक को पढ़ने में एकदम उनका मन लग गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक ने उनको जाने के लिए कह दिया। वह दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, है ना, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। आप इसको ध्यान से समझिए और साथ ही इसके दिए गए प्रश्नोत्तर अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।